वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी ज़रूर नज़र डालेंगे क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं और अवामी जो रवैया है वो इन तमाम चीज़ों का रिस्पॉन्स होता है। हमें ज्वाइन कर लिया है सलीम सिचवानी साहब ने, PTI से उनका ताल्लुक है। मुसरत न्याजी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जबकि नजीब अयूबी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। पहले बात कर लेते हैं सलीम सिचवानी साहब से जो कि मेरे स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम सिचवानी साहब। सलीम साहब, कैसे देखते हैं दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024? एक बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, पाकिस्तान का इमेज बड़ा पॉजिटिव जा रहा है, बड़ा काम हो रहा है और ख़ास तौर पर शहर कायद के हवाले से, शहर कायद के बासियों और नौजवानों के हवाले से एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। देखिए 2000 में जब ये मेगा इवेंट शुरू हुआ तो बड़ी ज़्यादा खुशी हुई थी उस वक्त। उसके बाद भी हो रहा है, अब भी खुशी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर उस खुशी में कमी इस वजह से है कि एक उम्मीद बन रही थी उस वक्त कि जिस तरह दफाई नुमाइश है, इस तरह इंडस्ट्रियल नुमाइश भी होंगी, इस तरह मुख्तलिफ मिशनरीज की जिस तरह दीगर ममालिक में नुमाइशें होती हैं, इस तरह की नुमाइशों को परवान चढ़ाएगा। लोकल इंडस्ट्रियल्स को भी ऊपर लाने की कोशिश आएगी जिससे मुल्क की इकनॉमी बेहतर होगी। मगर दिफा तो पाकिस्तान का अल्लाह की रहमत से उस पर तवज्जो दी जा रही है, उसको बेहतर किया गया है, उसके जो इक्विपमेंट हैं उसमें भी बेहतरी आई हुई है। मगर जो है वो इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर हम देखते हैं तो इस तरह की कोई नुमाइश हमें नजर नहीं आती है। जबकि ये आपका एक बहुत अच्छा मशवरा है, बिल्कुल इस बारे में जरूर गौर करने की जरूरत है। लेकिन छोटी मोटी नुमाइशें तो चलती रहती हैं, एक्सपो में तो चलती रहती हैं। मगर अब ऐसा नहीं, हमारे पास इंजीनियर्स की कमी है और हमारे पास जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो सलाहियत नहीं रखते हम, मगर इनको जो है सपोर्ट नहीं मिलती, बल्कि इनको डिस्करेज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक की मदद में हाईएस्ट तरीन रेट्स पे एग्रीमेंट्स करके मुल्क को तबाही की तरफ ले जाके जिस तरीके से डिस्करेज किया गया है, इससे मुल्क को तबाह में मौजूद है और अभी तक जो हम इससे निकल नहीं सकें, जब तक हम इस चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन चीज़ों की दुरुस्तगी के लिए आपको पता है सिर्फ 3.5 साल अदवार में ही बेहतर एक लाइन ऑफ एक्शन चाहिए जिस पे हम काम करेंगे तो फिर हम आगे, मतलब ताजिरों से लेके हर किसी सनतकारों को साथ लेके हम चलेंगे तो फिर ही जो मईशत है वो मजीद मुस्तहकम होगी। जब अगर हम बाहर से मुल्क का दफा मजबूत है और अंदर से जो है ना हमारे पास खाने को नहीं है हमारे अवाम के पास, तो वो आपको पता है कि हम अंदरूनी तौर पे कमजोर हो गए। बिल्कुल, और इस पर भी बहुत काम किया जा रहा है। कमजोर हो गए तो फिर आपको पता है नफरतें बढ़ती हैं, आपस में स्ट्रीट क्राइम बनते हैं। अब आप देख लें हमारे जो सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी की नज़र हो रहे हमारे से आर्मी के जवान और पाकिस्तान की आवाम जो उसके ऊपर एक दफ़ा मैंने आपसे बात की थी कि ये जो है वो मास्टर माइंड जो है वो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। मास्टर माइंड जो है वो है दो मास्टर माइंड। एक वो है जो इकोनॉमी को डाउन करने के लिए काम कर रहे हैं, वो जो आज कल हुकूमतों में बैठे हुए हैं हमारे पास, और वो आप देख लें कि उनके मुसलसल इक़दाम से पहले जो वो इंडस्ट्रीज हमारी बैठी, टेक्सटाइल की जो दीगर ग्रोथ थी वो $35 अरब से वो अब 20 में आ गई है। इसके अलावा जो है इसके बाद में इन्होंने कंस्ट्रक्शन के शोबे का इन्होंने खाना खराब किया। इसके बाद अब वो इंटरनेट स्लो करके इन्होंने सॉफ्टवेयर का जो वालों VPN की बंदिश का, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। मुसरत न्याजी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत न्याजी साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम शमाइला। मुसरत न्याजी साहिबा, बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह शहर कायद में। आइडियाज़ 2024 के हवाले से जितने भी वफूद आ रहे हैं, वज़ीर आला सिंध उनसे मुलाकात कर रहे हैं, गवर्नर सिंध मुलाकात कर रहे हैं, दीगर जो स्पीकर साहब ने भी मुलाकात की है, मुख्तलिफ सफ़ीरों से मुलाकात की है और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की, सरमायाकारी करने की भी दावत दी है और बड़े मुआहदे भी इस बारे में हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे मुस्तकबिल खासा रोशन फील हो रहा है। मुसरत न्याजी साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। देखिए नो डाउट कि जो आइडियाज 2024 हो रहा है वो बहुत अच्छा इकदाम तो है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं जितनी भी डेलीगेशन है उनसे CM साहब मुलाकातें कर रहे हैं और बिल्कुल उनसे एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, और ये इस चीज़ की ये जमानत है, मैं समझती हूँ तरक्की की जो पाकिस्तान की होगी। और खुसूसन जो अगर यहाँ पे
जितने भी सरमायादार लोग आएंगे और सरमायाकारी होगी तो यकीनी सी बात है उसमें जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी मुस्तहकम होगी। जब बेहतरी इसी सूरत में आती है कि बेहतर से बेहतर इकदाम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए किए जाए, तो यकीनी तौर से उसमें चेंज भी आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ रही है कि वो अपनी आवाम को डिलीवर करती है, और ये डिलीवर करना ही जो है ना आवाम को इतना भा गया है कि वो आप देखें कि जब जब इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें कामयाबी हासिल कर रही है, और इन्हीं कामयाबियों को लेकर इंशाल्लाह वो दिन भी करीब होगा कि जब हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम देख रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीद है पाकिस्तान की, वो उम्मीद है इस 24 करोड़ आवाम की, और इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके से इन रोशनियों को भी बहाल करेंगे और आवाम को और इस मुल्क को इंशाल्लाह मुस्तक़बिल। बिल्कुल बिल्कुल मुसर्रत न्याज़ी साहबा, ज़रूर हम इस उम्मीद पे कायम हैं, लेकिन इन तमाम मस्बत आशारियों के बावजूद जो सियासी जमातें हैं जो मैदान में इस वक्त हैं उनको बड़े शिकायत का सामना रहता है, बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। जमात इस्लामी अक्सर शिकायत करती है, बल्कि अक्सर क्या करती ही शिकायत है कि इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात हुए तो उसमें धांधली की गई, बड़े इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए। तो इन सब की तरफ भी तवज्जो है कि जब साथ चलना है, जब मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, तो फिर सबको मिला के साथ चला जाए, सबके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, एतराज़ात को दूर किया जाए। इस पर भी कुछ काम हो रहा है? देखिए शुमाला बात दरअसल ये मेरी बहन के कुछ लोग होते हैं उनका काम ये रोना धोना होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। देखिए मैंने आपको कहा कि यूसी लेवल का अगर इलेक्शन हुआ है उसमें भी ये धांधली का इल्जाम लगाएं, क्योंकि उनके अपने कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जिनकी आवाम में पजीराई नहीं थी, और ये समझते हैं कि जब हम काम नहीं करेंगे। और शहर कराची में मुझे बताया ना कि तब इस वक्त या पूरे मुल्क में कब और किस वक्त जमात इस्लामी की हुक्मरानी रही। हाँ, 2 दफा इनके मेयर जरूर बने, और जब जब मेयर बने उस वक्त डिक्टेटर मुल्क में राज थे, डिक्टेटरशिप का राज था, और ये डिक्टेटर्स के सहारे ही आते हैं। और मैं नहीं समझती कि इसके अलावा कभी आए हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था शुबाइला के इस दफा इंशाल्लाह मेयर जो है ना कराची का होगा, जहला होगा। और ये हमने आप ही के प्रोग्राम में अक्सर आप ही कहती थी, तो मैंने कहा होगा, और हमने साबित किया कि हमें पता था कि इंशाल्लाह हमें जरूर शुरू करवाएंगे। मुसर्रत न्याज़ी साहबा, सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा सलीम सिचवानी साहब भी मौजूद हैं। इनको भी बड़ी शिकायत हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से या वैसे इलेक्शन के हवाले से, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी, और काफ़ी शिकायत ये भी करते हैं। थोड़ी सी शिकायत इनकी भी सुन लेते हैं। सलीम सिचवानी साहब, आप कैसे देखते हैं इन इंतखाबात को और एहतजाज और धरनों को? देखिए, धांधली ज़्यादा इलेक्शन उसकी तो बुनियाद उन्होंने अपने पीडीएम वाले दौरे हुकूमत में ही कर दी थी, जब इन्होंने ईवीएम मशीन के तहत इलेक्शन होने वाले कानून को जो है उन्होंने रोल बैक किया। वरना आवाम को ईवीएम मशीन के तहत आपको पता 6 बजे अगर पोलिंग खत्म होती, 6:05 पे रिजल्ट इसके आवाम के हाथ में होता। अच्छा। और कोई भी धांधली की गुंजाइश के चांसेस नहीं थे। और धांधली क्योंकि धांधली के गुंजाइश के चांसेस नहीं थे तो उनके जीतने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्ट होता, तो वहाँ इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रखा था ना उन्होंने इसको। अच्छा। यहाँ से इन्होंने ईवीएम मशीन है, आपने सारी पोलिंग खत्म की, पोलिंग खत्म होकर बटन दबाया, आपको पूरे दिन का रिजल्ट आपके हाथ में आ गया कि इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोट मिले। अच्छा। उसी टाइम पे आपको आ गया एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट। फिर उसको कंपाइल करके, जिस तरह नॉर्मली कंपाइल करके मेन रिजल्ट बना के वो डाल के वो आगे आरओ के पास कैलकुलेटर की तरह का काम, कैलकुलेटर जैसे अभी एक बंदा बैठ के रात को 12 बजे तक गिनती कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा है, और वो आपको 5 मिनट में करके दे रहे हैं। अच्छा। तो ये धांधली खत्म करने का जो इकदाम था खान साहब का, जो जिनको ये कहते थे कि धांधली के तहत आए हैं, उस जो जिसके ऊपर इल्जाम था कि धांधली के तहत आए हैं, उसने धांधली खत्म करने के लिए ईवीएम मशीन लाया और इस काम को आगे बढ़ाया ताकि ये आइंदा किसी के ऊपर ये इल्जाम न लग सके झूठा।
تو جو ہمیشہ سے دھاندلی کرتے آئے تھے اس کو ان کے اوپر بڑا آبجیکشن تھا، کیونکہ وہ تو تھے ہی دھاندلی کی پیدا، وہ ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کر کے ہی جیتتے ہوئے آئے تھے، اس لیے انہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا، اس کے قانون کو رول بیک کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کرپشن کے تحت ہزاروں ارب ڈالر جو ہے انہوں نے، ارب روپے جو ہے انہوں نے اپنے معاف کروائے، وہ اس کا بھی قانون انہوں نے پیش کیا۔ اور یہ ایسا قانون ہے جو آئین کے تحت یہ پاس ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا، تو آپ کرپشن کے پیسے کس طریقے سے اس کو قانون کے تحت معاف کر سکتے ہو؟ تو یہ غیر اسلامی قانون تھا جو انہوں نے بنایا۔ ای وی ایم مشین جو ایک جائز تھا، اس کو وہ بھی ایک غیر اسلامی اقدام تھا جس کو انہوں نے ختم کیا ای وی ایم مشین کو۔ تو جب تک یہ ایمانداری کی طرف نہیں آئے گا تو ملک کس طرح آگے جا سکتا ہے؟ اور طاقتور حلقے اپنی بدماشی قائم کرنے کے لیے، اپنی گنڈا گردی قائم کرنے کے لیے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عوام کے ہاتھ میں ووٹ کا حق ہے اور وہ عوام کو ووٹ کا حق ملے، جس کو انہوں نے جو ہے نا کیپچر کر کے ای وی ایم مشین کو ہٹایا۔ اور آج دیکھ لیں آپ کے سامنے 26ویں ترمیم جیسے قوانین پاس ہوئے، اس کے بعد آپ 3 مہینے کے لیے بندے کو اٹھا کر غائب کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں، آپ کہیں عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 3 مہینے کے بعد 3 مہینے آپ مزید بڑھا دو تو بھی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے کے قوانین جس ملک میں فاشسٹزم کو پروان چڑھایا جائے گا، جس ملک میں دھمکی زدہ ہو جائے، آپ کے سامنے محسن نقوی صاحب نے کیا بیان دیا تھا کہ جو وہ کریں گے ان کا شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے۔ آپ بتائیں یہ کون سے دنیا میں رہ رہا، کون سے دور میں؟ اس سے تو نقوی برادری کی ناک کٹوا دی ہے محسن نقوی نے۔ تو لیکن ابھی تو توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ اب آپ دیکھیں مین کیس یہی تھا توشہ خانہ میں بانی پی ٹی آئی، اس کے بعد آج ان کو ریلیز مل جانا چاہیے تھا، مگر وہ 9 مئی وہ جس میں وہ جیل کے اندر تھے اس کے اوپر 7 مقدمات اور نکال کے بیٹھ گئے کہ یہ انڈین قوانین کے تحت مطلوب ہے۔ اس طریقے کے آپ بتائیں کہ زبردستی کسی کو، یہ بھی آپ بتا دیں، میں نے آپ کو حدیث شریف پہلے بھی سنائی تھی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو جس بہیمانہ طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ کو اور چیمہ صاحب کو اور دیگر افراد کو ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جیلوں میں اندر، عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جیلوں کے اندر میں، جس طرح دیگر ایم ایل ایز ایم پی ایس کی خواتین اور بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کیا وہ اس طرح کے سلوک کرنے والے مسلمان رہے؟ اگر یا تو یہ کہہ دیں حدیث شریف جھوٹ ہے، یا تو مسلمان نہیں رہے۔ مسرت نیازی صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مسرت نیازی صاحبہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی کو کردار ادا کرے گی اس تمام معاملے میں جو سیاسی ماحول بن چکا ہے؟ ایک چیز تو یہ میرا بھائی جو ہے نا بار بار الیکٹرانک مشین کی بات کر رہا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہا ہے، تو میں سب سے ایک ہی بات پوچھوں گی، کتنے ضمنی انتخابات ان کے دور حکومت میں ہوئے تو ذرا اس پہ ہی پریکٹس کر لیتے، اس وقت ای وی ایم کا استعمال کر لیتے، ٹھیک ہے نا، تو اندازہ ہو جاتا۔ دوسری بات جی میری سن لیجیے، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ خان صاحب کے جو ضمانت ہوئی ہے، اس پر یہ ہے کہ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اور جو عدالت کے پاس شواہد ہوتے ہیں اس کے حساب سے اگر عدالت نے ضمانت دی ہے تو میرے خیال میں ہماری یا کسی کی بھی اس کے پہ کوئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ابھی تو اور بھی کہتے ہیں نا عشق کے امتحان باقی ہے، تو ابھی تو عشق کے امتحان ان کے اور بھی باقی ہیں، فارن فنڈنگ موجود ہے اور دیگر حساس کیسز موجود ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اگر قائدین پر کوئی کیسز ہیں تو صحیح طریقے سے جو عدالت فیصلے کرتی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کسی قسم کی انگلی اٹھا سکتی ہے۔ دوسری بات آپ نے بھی کہا کہ جی ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، میری بہن ان کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرسٹ ڈے سے جو ہے نا، ڈے فرسٹ سے میرے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ آئے بیٹھے اور بیٹھ کر بات کریں، ٹیبل ٹاک کریں، انہیں کوئی بات ہی نہیں کرنی ہوتی ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے نا، آج کل میں سن رہی ہوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاسی ہیں، ہمارے سیاست دانوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، شکر ہے کہ عقل آئی ہے انہیں، لیکن اور پھر تھوڑے ٹائم میں کہہ دیتے ہیں کہ جی میں ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا۔ تو ان کی کوئی ایک زبان، کوئی ایک چیز پہ قائم رہے تو کوئی بات کرے نا ان سے، تو یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہے۔ جب کسی نے سننی ہی نہیں ہے، سیاسی ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ان سے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ اچھا مسرت صاحبہ، یہ وی پی این کی جو بندش ہے اس معاملے پہ کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں وی پی این
की बंदिश में बिल्कुल ऐसा है कि जो जायज तौर पे अगर इसको यूज कर रहे हैं तो वो तो कोई, मैं नहीं समझती कि कोई इस किस्म का मजायका खेज है, लेकिन इसके अंदर अगर जिस तरह से जग हंसाई हो रही है और हमारी दुनिया भर में हमारी बदनामी का बायस और क्या कुछ नहीं करते उस पर अगर है, तो मैं समझती हूँ कि होना चाहिए, लेकिन कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती है कि इसको बंद किया जाए। कम से कम मेरा जाती मौकिफ तो यही कि बंद। शर्जील इनाम मेमन साहब का भी यही कहना है कि चाहते हैं और कोशिश भी करें कि वीपीएन को बहाल किया जाए। कोई ऐसा नहीं कि इसको बंद किया जाए, क्यों किया जाए? जी 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 ठीक है। अच्छा, जो सियासी सूरत हाल है मुसर्रत साहिबा, इस वक्त जो माहौल बन रहा है, आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में जितने सियासी रहनुमा हैं इनके जो इख्तलाफात हैं, आपसी इख्तलाफात, कम अज़ कम मुल्की मफाद में तो इन्हें मिल बैठने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि टेबल टॉक्स होनी चाहिए, मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाहिए। कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है आपको आने वाले दिनों में? कि देखिए, सियासी लोग अपने दरवाजे नहीं किया करते, सियासत और ज़ातियात को लेकर जाने की रविश नहीं होनी चाहिए। मतलब हमेशा मुल्की मफाद के अंदर को लेकर या अवामी मफाद को लेकर बैठ कर मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात से ही मामलात को हल किया जा सकता है, ना कि इख्तलाफात रखें और इख्तलाफात आपके इतने बढ़ जाएं कि उसको आप निजी सतह पर भी ले जाएं, तो कम से कम मेरी राय तो ये नहीं हो सकती है। ठीक है। सलीम साहब क्या कहना चाह रहे थे आप उस वक्त? आपने कुछ जी, इन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के तहत इलेक्शन करवा लेते, तो इनको शायद याद नहीं है या ये जानबूझ के बात को छुपा रही है। ईवीएम इलेक्शन के तहत, ईवीएम के तहत वहाँ इलेक्शन एक हुए भी थे और उसके बाद ही कानून मंजूर किया गया था और साकिब निसार साहब का दौर था जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। अच्छा। तो ईवीएम का जो तजर्बा है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के कई ममालिक में चल रहा है और बहुत कामयाबी के साथ ये काम हो रहा है। मगर मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जब आपको जहन में बेईमानी सूझी हुई होगी तो आप ईमानदाराना इलेक्शन की तरफ आप आएंगे नहीं। तो जब तक आप इस तरफ नहीं आएंगे। अच्छा सलीम साहब, ये इस बारे में कुछ बताइए, क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? कुछ बेहतरी की उम्मीद है? अब 24 नवंबर के आपने एहतजाज की जो लोग कुरान शरीफ पे हाथ रख कर कसम खाकर फिर मुकर जाने वाले हों तो आप उनके ऊपर किस तरीके से एतबार करेंगे? और एतबार उन पर किया जाता है जो ईमानदारी से सामने बैठे हो इख्तिदार में। तो ईमानदारी के तहत इख्तिदार में बैठे ही नहीं, इनको तो बिठाया गया है। लेकिन पीटीआई के रहनुमा तो यही कहते हैं ना। मियां जावेद लतीफ़ साहब का बयान सुन ले, उन्होंने तो आप वाज़े तौर पे अपने बयान में कहा है कि हमें तो जो है आसिम मुनीर साहब ने जो है वो बिठाया फॉर्म 47 के तहत, हम तो इलेक्शन हार चुके थे। तो उनका वाज़े स्टेटमेंट मौजूद है। तो आप बताएं कि खुद जब एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं तो एक और आसिम मुनीर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आर्मी चीफ के ऊपर, तो आर्मी चीफ साहब को भी इसकी वजाहत करनी चाहिए कि ये सच है या झूठ है। अगर सच है तो फिर इनके ऊपर भी एहतसाब होना चाहिए, इनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि उन्होंने कैसे मुदाखलत की, कैसे इलेक्शन चेंज किया। मुसर्रत न्याज़ी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बार बार एक ही चीज कहना कि जी मेरा भाई मुस्तकिल तौर पे कह रहे हैं कि जी बेईमान है और ईमानदार है। जी सारी ईमानदारियां तो मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए रह गई हैं, बाकी लोग इनको ईमानदार या अच्छे लोग नजर नहीं आते। देखिए, जहाँ ईमानदारी की बात है, जहाँ ये जीत जाए या इनके हक में फैसले आ जाए या इनके लिए कोई बेहतरी हो जाए तो वहां तो सब अच्छा होता है। और जहाँ इनके हक में या कोई फैसला ना आए या ये कहीं हार जाए तो वहां ये अपने सोशल मीडिया पे हाल करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम भी देख रही होती है, हम सब भी देख रहे होते हैं। तो बार बार ये ना कहें जी ईमानदार है, देखिए वहाँ ईमानदारी है। केपीके में अगर आप जीत जाते हो, अगर कहीं और कोई जीतते हो तो वो बेईमान हो जाता है। तो खुदा जो ना आप दूसरों को बेईमान और वही एलिगेशन वाली आपकी हिस्ट्री है उसको खत्म करें और बात कम से कम लॉजिकली किया करें। जहाँ कोई जीता है या हारा है तो आपके पास इदारे मौजूद हैं, आप इदारों में जाएं और वहां से आप इंसाफ मांगे। ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता, बिल्कुल है जी, हमारे इदारे और अपने इदारों पे एतमाद करना सीखे।
ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحبہ، سندھ میں دوبارہ ایم ڈی کے ٹیسٹ جو ہے 8 دسمبر کو آئی بی ایس اکھر کے تحت لیا جا رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ خاصے برے حالوں میں ہیں یا مخدوش ہو رہے ہیں؟ مطلب اس طرح سے اگر بار بار جی دیکھیں شمائلہ، میں ایک بات بتاؤں، پہلے بھی سندھ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے پوری ٹیم نے یہی کہا تھا کہ جس طرح کم از کم ہم لوگ یہی چاہتے تھے کہ جس طرح سے پہلے یونیورسٹی اپنے طور پہ ٹیسٹ لیا کرتی تھی اور کسی اسٹوڈنٹس کی ان کو ریکوائرمنٹ تھی وہ اس طرح سے لیتی تھی، تو میں سمجھتی تھی وہ بیسٹ تھا، ٹھیک ہے، ہم نے تو ان کو اسی روش پہ کہا تھا۔ اب جب دوبارہ لیے جا رہے ہیں تو یقینی طور پر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہوا اور اسٹوڈنٹ نے کہا تو ہم تو ان کی تسکین کے لیے آئی بی ایس اکھر پہ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، شفاف طریقے سے رزلٹ بچوں کا آئے گا، اور میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مسرت صاحبہ، حکومتی کارکردگی پہ، آپ حکومتی اداروں پہ اعتماد کی بات کر رہی ہیں، لیکن حکومتی کارکردگی پر اگر دیکھا جائے تو بڑے سوالیہ نشان ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، رواں سال تقریباً 100 شہریوں کا قتل ہوا ہے ڈکیتوں کے ہاتھوں، لیکن حکومت کی خاموشی بڑی تکلیف دہ ہے، خاص طور پہ عوام کے لیے، کہ امن و امان کی صورتحال کیوں کنٹرول میں نہیں ہے حکومت کے؟ دیکھیے شمائلہ، یہ تو آپ میری بہن کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ خاموش ہوتی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جی گورنمنٹ خاموش تماشائی بنتی ہے، بالکل یہ عوام ہماری عوام ہے، اور آپ دیکھیں یہ قتل و غارت گیری میں بالکل اور چینا چھپی میں کمی آئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس میں بالکل بہتری کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی فور اگر کسی پر پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، تو ہماری معزز عدلیہ ان لوگوں کو سخت سے سخت اقدامات کرتے ہوئے سزا دیں تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے، تو پھر میں سمجھتی ہوں مزید بہتری کی ضرورت بھی ہے، بہتری آ بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سلیم سچوانی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ سلیم سچوانی صاحب، لاہور کے بعد کراچی کی جو فضا ہے وہ بھی زہر آلود ہو چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کراچی کا 4تھا نمبر آ گیا ہے آلودہ ترین شہروں میں۔ اب جو آپ کا 1 بلین ٹری منصوبہ چل رہا تھا جس کو عالمی بھی بڑی پذیرائی ملی تھی عالمی سطح پر بھی، وہ وہیں روک دیا گیا تھا جیسے ہی آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوا؟ بلین ٹری میں جب تک گورنمنٹ تھی تب تک اس پہ کام ہوتا رہا اور اچھے خاصے ٹریز لگے۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل کانفرنس میں امریکہ کی انوائٹیشن نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ دیگر ممالک کے دباؤ کے بھئی پاکستان میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لہذا خان صاحب کو بھی دعوت دی جائے، تو انٹرنیشنل پریشر میں پھر امریکہ نے پاکستان کو بھی مدعو کیا تھا اس میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بلینس آف ٹری پہ کام ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا علیم عادل نہیں، جو حلیم صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ زمین مانگی تھی، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے نا، پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے، اچھا علیم صاحب جو سما ٹی وی جنہوں نے پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے جی جی، وہ جو ہے انہوں نے زمین مانگی تھی جو ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ اگر وہاں وہ گرین بیلٹ کے اندر میں تھی تاکہ وہاں پہ جو ہے درخت وغیرہ تھے، علیم خان صاحب، ہاں، تو وہ درخت وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے اور وہ ضائع نہ ہوں، مگر یہ بیسک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو ہے ان کو نواز دیا، ان کو وہ زمین دے دی، جو اس طریقے سے جو آلودگی دور کرنے والے درخت تھے اس میں اضافہ تو آپ چھوڑیں، اس سے بلینئر ٹریز کے اوپر کام تو انہوں نے روکا مگر اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو بربادی بھی شروع کر دی۔ لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو مختلف ٹاؤنز وغیرہ میں جب کام ہوا تو وہاں پہ بہت زیادہ شجر کاری کی گئی، اور دیکھیں شجر کاری کی مہم کا اناؤنس ہم سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، شجر کاری کے درخت لگتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر ان کے لیے پانی کا انتظام کون کرے گا؟ 2-4 دن فوٹو کھنچوا کے فوٹو سیشن کر کے 2-4 دن تک تو یہ چلتے ہیں، اس کے بعد میں وہی درخت اگلے ہفتے میں سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں کوئی گورنمنٹ، یا جب آپ کی بھی گورنمنٹ تھی، کوئی ایسا قانون پاس کروا دیں کہ ہر گھر جو بھی گھر ہے، فلیٹس کی بات نہیں کریں، گھر جو بھی ہیں وہاں پر ایک درخت وہ آپ لگائیں اور اس کی دیکھ بھال کریں، یا کوئی دکان ہے تو وہاں آپ ایک پودا لگائیں اور درخت لگائیں اور اس کی دیکھ بھال کریں، ورنہ ان پہ کوئی فائن ہوگا یا کچھ، یہ ایسا کوئی قانون ہو؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بڑی اچھی بات کر رہی ہیں، یہ جو ہے وہ
हुकूमतों का काम होता है कि वो जहाँ जहाँ आप भी तो थे ना हुकूमत में, मेरी बात सुने ना, जैसे अभी SBC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, तो आप देखें वो दरख्त जब वो बिल्डिंगें बनी तो उनके लिए स्पेसेस क्या वो छुड़वा रही है बिल्डिंग और स्पेसेस। अब दरख्तों की बात करें तो पार्किंग के स्पेसेस भी नहीं छुड़वा रहे हैं, और विदाउट पार्किंग के स्पेस के साथ आप देखें रोडों तक जो है ना वो खींच के बिल्डिंगें तामीर हो रही होती, तो दरख्त का आप कहाँ से इसमें गुंजाइश बचेगी। तो ये जो हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को, जब शहर डेवलप हो रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, तो शजरकारी का और दरख्तों का उसके स्पेसेस बाकायदा छोड़े जाएं। आप देख लें कैंट जैसे इलाके में जो प्लॉटिंग मखसूस थी बंगलों के लिए, वहाँ पे जो है वो बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, 7-7 8-8 10-10 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हैं, और शजरकारी का आप देख लें इर्द गिर्द में इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। काफी मुतासिर है। तो अब हम गवर्नमेंट की सतह पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब हमारी फौजी जवान, पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़े सूबे की सबसे ज्यादा खराब हालत है पोल्यूशन में। अब हमारे फौजी जवान अगर सरहदों पे बैठे हुए तो मुझे नहीं पता वहाँ पे आबो हवा कैसी है, मगर अगर इनके घरों में बीमारियां हैं, अगर इनके घरों में बीमारी है तो क्या वो ज़हनी तौर पे मुतासिर नहीं होंगे? यार मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है और मेरे वालिद साहब बीमार है, तो डिस्टर्बेंस तो उनको भी होता है। तो इन्होंने तो पूरे मुल्क को कभी 40 साल से ज़्यादा इनको हो गया, और 75 साल से ज़्यादा तो ताकतवर हल्के जिन्होंने मुल्क के ऊपर अपने आप को मुसलत रखा है, इन्होंने कभी इन्होंने सोचा है कि कौम आगे किस तरह बेहतर हो, कौम का मेयार तालीम किस तरीके से आगे जाए, कौम की सेहत किस तरीके से बेहतर हो। आप देखें तो दिन बेदम जाली मेडिसिन के, जाली दवाइयों के और जाली जो है ना दीगर खुराक जो है वो आम बिक रही होती है, कोई परेशान हाल नहीं होता है। ठीक, मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, इस बारे में आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है? सिंध गवर्नमेंट का क्या काम है दरख्त लगाने के हवाले से, शजरकारी मुहिम के हवाले से, ग्रीनरी के हवाले से? देखिए, आप एक चीज तो ये मेरे भाई कह रहे थे कि जी हलीम आदिल शेख साहब ने जमीन मांगी, अलीम खान साहब, जी अलीम खान साहब, अलीम खान, मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जनाब, आपको नाम याद नहीं है। तो मैंने भी गलत नाम लिया था, आपने भी गलत लिया, इसलिए तस्दीक कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और गलत आदमी का नाम गलत ही लेना चाहिए वैसे। अच्छा, बात दरअसल ये कि आपने कहा कि जमीन मांगी गई थी और जमीन नहीं मिली। अरे मेरे भाई, खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कोई भी गवर्नमेंट हो वो ये रोकेगी कि आप शजरकारी ना करें, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ तक आपने पूछा मुझसे कि शजरकारी के लिए आप लियारी एक्सप्रेस पे देख लें, आप लियारी का जहाँ पूरा जो एरिया मौजूद था उसके अंदर कितनी प्लांटेशन हुई है, आप जाके विजिट कर सकते हो। शहर कराची के अंदर जगह जगह इस वक्त भी मेयर कराची जो है ना विजिट भी कर रहा है, बल्दियात मिनिस्टर भी कर रहे हैं, और शजरकारी। मुसर्रत साहिबा, कराची चौथे नंबर पर आ गया आलूदा शहरों में पूरी दुनिया में। एक वक्त वो भी था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं था, यहाँ सफाई का कोई भुगतान हाल आपके सामने था कि आप था उस वक्त पहले नंबर पे था। और मैं समझती हूँ कि बहुत गलत है जी, बहुत गलत है। मैं इसको फेवर नहीं करूंगी, और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जिस तरह से कराची पे तेजी से काम हो रहा है, और कराची दुनिया का बेहतरीन शहर आपको हम सबको नजर आएगा, और वही शहर होगा जिस तरह पहले रोशनिया का शहर। बिल्कुल, एक दफा हुआ है जब कराची के मेयर को पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर बेहतरीन मेयर का अवार्ड भी मिला है, ऐसा भी हुआ है। कराची बहुत तरक्की कर रहा था। मैं कह रही हूँ आपको कि शुमाइला, ये इंशाअल्लाह बल्दियाती सिस्टम के 100 साल कंप्लीट होने दें, आप खुद इसी तरह प्रोग्राम करके अप्रिशिएट करेगी कि कराची के अंदर कराची के मेयर ने बेहतरीन काम किया है। और जाहिर सी बात है कि सिंध गवर्नमेंट का बेहतरीन ताउन है, और इंशाअल्लाह आपको नजर भी आ रहा है कि कराची के अंदर रोज बरोज काम भी होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको कराची खूबसूरत भी हो रहा है। मुसर्रत साहिबा, बिल्कुल काम हो रहे नज़र आते हैं, और लेकिन मसला ये है कि अगर जहांगीर रोड एक दफ़ा बनती है तो हार्डली एक हफ्ते बाद उसकी हालत जो थी वो उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो जाती है जो कि पहले थी। शुमाइला, आप जो कह रही हैं, मैं जहांगीर रोड की बिल्कुल बात करूंगी। जहांगीर रोड पे बिल्कुल जनाब तहकीकाती कमेटी बिठाई गई, और जिसने किया था काम, उसके तमाम
ठेके मनसूख किए गए और उसका लाइसेंस भी मनसूख किया गया, सजाएं दी जा सकती है ना, क्या उनका सर कलम तो नहीं किया जा सकता? मुशर्रफ साहिबा, हो सकता है कि वो नए नाम से आ जाए, फिर क्या बड़ी बात? देखिए अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि शुमाइला नए नाम से आएगी, तो शुमाइला की शक्ल तो वही होगी ना। मैम देखें, ये सब चीज़ें तो बहुत मतलब आपको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और ये तो सिर्फ मैंने एक जहांगीर रोड का नाम ले लिया, वरना तो यहाँ हर रोड ही जहांगीर रोड बनी हुई है। तो किस किस का नाम लें और किस किस का नाम ना लें। सलीम साहब, अब वक्त कम रह गया, कुछ आप भी फरमा दीजिए, कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट को कोई मशवरा देना चाहेंगे? सिर्फ शिकायत और एहतजाज से तो आवाम को ही ज़्यादा मसाइल का सामना रहेगा। अब आप 24 नवंबर को फिर आप इस्लामाबाद बंद करने जा रहे हैं। जब तक कानून की हुक्मरानी कायम करने की कोशिश नहीं की जाएगी, जब तक आइन के तहत मुल्क को चलाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और अब हम 24 नवंबर को अगर हम एहतजाज करने जाएं तो हमारा आइनी और कानूनी हक है जिसको ये सल्ब कर रहे हैं। अभी से इन्होंने सिंध के अंदर दफ़ा 144 लगा दी, पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगा दी। अरे भाई, आप लोग क्यों डरते हो इतना? किस चीज़ का खौफ है? आवाम से आपको खौफ है? और यहाँ फिर 9 मई कराने का प्रोग्राम आप लोग सोच रहे हो कि अब इसके अंदर 24 नवंबर को भी हम लोग गुजर के 9 मई वाली हरकतें करवाएं जैसे हमने 9 मई को करवाई थी। तो इन चीज़ों से बाज आएं और अब कौम को हक दिया जाए। अगर कौम को हक नहीं दिया जाएगा तो कौम किस तरह खुशहाल? इस वक्त तो कौम एक घुटन ज़्यादा माहौल में पल रही है, और उस घुटन को जब फाड़ के निकलेगी कौम तो फिर उसके नताइज जो है ना वो अच्छे नहीं होंगे। अब जब जमानतें हो रही हैं, जब आपके हक में फैसले आ रहे हैं, तो रिलीफ तो मिल रहा है। 6 महीने में फैसला करना इलेक्शन के धांधली का आईनी और कानूनी मौजूद है। 6 महीने से ज्यादा हो गए, टेबल पे क्यों नहीं आते? 6 महीने से ज्यादा हो गए आइन और कानून की पामाली करके अभी तक इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले नहीं करवाए। मुज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं आते सलीम साहब? भैया, बदमाशी गुंडागर्दी को खत्म करके अदालतों को आजादी दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम ला के अदालतों को आजादी सल्ब किए, क्योंकि इसके बगैर जो है ये चल नहीं सकते। मुज़ाकरात जब आइन और कानून के तहत आप आएंगे मैदान के अंदर तो आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात होंगे। जब आइन और कानून के तहत आप नहीं आएंगे तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुशर्रफ नियाज़ी साहिबा, लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगे। देखिए, मेरा भाई बार बार कह रहे हैं आइन और कानून के तहत, तो इन्हीं के खान साहब कहते थे कि मेरी बात करें ना, कहते थे आप अभी इस वक्त आइन और कानून पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप। पहले के खान साहब ये कर रहे हैं, खान साहब वो कर रहे हैं। हाथ में ले लेते हैं तो खुदारा आप ही मुल्क को चलने दीजिए। कभी 9 मई का वाकया कर देते हैं, फिर आप 24 मुल्क बेहतरी की तरफ जाए तो फिर आप जो है ना 24 नवंबर को चढ़ाई करने दौड़ पड़े हो। तो बिल्कुल करो, प्रोटेस्ट करो ना। लेकिन ये कौन सा है कि जी हम लाखों लोग जाएंगे और करोड़ों लोग जाएंगे और फलाने जाएंगे? कागजी की बातें छोड़े। अब आपके ना इतना दम है और ना ही अवाम आपके साथ है, और अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है अपने बच्चों को खौफजदा करने की कोशिश है। खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ नियाज़ी साहिबा, आपने अब कोशिश है कि अवाम जो है सलीम साहब वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, जो है ना ये खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम सचानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ नियाज़ी साहिबा, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत आवाम के रिलीफ के लिए काम करें। आवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।